तो चलो हम लोग डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। समझो, इस चैप्टर में सबसे पहला वर्ड आता है इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन इमिशन मतलब इलेक्ट्रॉन का बाहर आना। मेटल के सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होता है। इन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, फ्री होता है, लेकिन इतना भी फ्री नहीं होता है कि कंडक्टर के सरफेस से बाहर आ जाए। अगर वो बाहर आना चाहेगा इलेक्ट्रॉन, तो यहां पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा जो उसको वापस फिर खींच लेगा। तो कंडक्टर के सरफेस में इलेक्ट्रॉन फ्री तो होता है, लेकिन वो कंडक्टर के सरफेस को छोड़ नहीं सकता है। कुछ ना कुछ एनर्जी के साथ वह बंधा होता है मेटल के साथ। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं कि आप किसी होटल में चले गए और वहां आप 200 रुपया का खाना खा लिया और जेब में देखा कि पैसा या तो गिर गया या भूल गए पर्स। तो होटल का जो मालिक है आपको का हथकड़ी पहना देगा? नहीं, लेकिन आपको होटल के बाहर भी नहीं जाने देगा। बोलेगा आप होटल के सराउंडिंग में घूम सकते हैं, कॉल करके अपने दोस्त को बुलाइए, वो पैसा दे देगा, आप फ्री हो जाइएगा। तो मेटल के सरफेस में इलेक्ट्रॉन बंधा नहीं होता, फ्री होता है, लेकिन सरफेस से बाहर नहीं जा सकता है। कुछ ना कुछ एनर्जी के साथ वह पकड़ाया हुआ रहता है, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है और वो पॉजिटिव उस निगेटिव को कुछ एनर्जी से पकड़ के रखता है, भागने नहीं देगा। तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ना सही, फ्री इलेक्ट्रॉन सही, लेकिन इतना भी नहीं कि बाहर आ जाए। तो इन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, बट दे आर नॉट allowed to leave the metallic surface। लेकिन मेटालिक सरफेस को वो छोड़ नहीं सकता। तो क्या किया जाए? तो हमको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। इलेक्ट्रॉन के बाहर निकालने के प्रक्रिया को ही इलेक्ट्रॉन इमिशन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है और इलेक्ट्रॉन के बाहर निकालना के प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन इमिशन कहा जाता है। जैसे ये एक मेटालिक सरफेस ले लिया, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और मान लो कुछ एनर्जी से ये पकड़ाया हुआ है, और आपको समझाने के लिए हम इस एनर्जी का वैल्यू लिख दे रहे हैं 30 यूनिट। इस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन क्या किया हुआ है? पकड़ाया हुआ है। मतलब आप जा करके किसी होटल में मान लो 56 भोग में 30 रुपया का सिंघाड़ा मिठाई कुछ खा लिए, लेकिन पैसा नहीं है तो आप वहां से बाहर नहीं आ सकते हैं। आपको अंदरे में घूमना है तब तक जब तक आपका दोस्त आगे पैसा ना दे दे। तो आप 30 यूनिट से पकड़ाए हुए हैं। अब अगर आपको इस सरफेस से बाहर आना है, अगर आपको फ्री होना है यहां से, तो आपको कम से कम कितना एनर्जी देना पड़ेगा? 30 यूनिट का एनर्जी देना पड़ेगा। अगर कोई 20 यूनिट का एनर्जी दिया तो क्या आप फ्री हो जाओगे? नहीं। 25 यूनिट का एनर्जी दिया? नहीं। 35 यूनिट का एनर्जी दिया तो हो जाएंगे, 30 से काम है, अब तो 35 दे दे रहे हैं, और 30 दिया तो भी हो जाएंगे।
30 से कम देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर। तो एनर्जी तो 25 भी हो सकता है लेकिन बाहर नहीं आएगा, 20 भी हो सकता है लेकिन बाहर नहीं आएगा। कम से कम कितना? 30 या उससे कम से कम 30। 30 में खासियत है कि ये कम से कम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी है, इससे कम में इलेक्ट्रॉन नहीं बाहर आएगा। तो ये जो मिनिमम एनर्जी है, ये जो मिनिमम एनर्जी है जो आपको सप्लाई करना है कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, इस मिनिमम एनर्जी को एक खास नाम दे दिया गया और वो नाम है वर्क फंक्शन। तो एग्जाम में सवाल आता है डिफाइन वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है? तो बोलेंगे कि वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक सरफेस। कम से कम कितना एनर्जी दें कि इलेक्ट्रॉन मेटालिक सरफेस से बाहर चला आए, दैट मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। इसके बारे में बोलेंगे इट इज द मिनिमम एनर्जी required to emit an electron from the metallic surface। मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट करा देने में जो कम से कम एनर्जी चाहिए, बाहर ला देने में जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, दैट मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। जाहिर सी बात है ये एनर्जी है, और एनर्जी होने का मतलब है कि इट्स एसआई यूनिट इज, एक तो स्केलर होगा और दूसरा एसआई यूनिट इसका जूल होगा क्योंकि एनर्जी है। अदर यूनिट दूसरा यूनिट इज, इसका दूसरा यूनिट है जो सबसे ज्यादा यूज होगा, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपसे एग्जाम में अगर आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, एनर्जी का, पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है। इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है? तो पहले आपको बताया जा चुका है, एक बार फिर मैं बता दूं आखिर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या हुआ। जैसे ग्रीन मतलब हरा होता है, ब्लू मतलब नीला होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या हुआ? तो देखो, एक ऐसा सिस्टम ले लिया जिसमें बैटरी हम लगा दिया 1 वोल्ट का, मतलब हम पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का क्रिएट कर दिया, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। एक तरफ बैटरी का पॉजिटिव और एक तरफ बैटरी का निगेटिव, तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का क्रिएट कर दिया। और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री मारा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव से निगेटिव, और इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात है पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो जब हम बैटरी खोले हुए थे, ओपन किए हुए थे, तब तो इलेक्ट्रॉन फ्री था, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था। लेकिन जैसा ही बैटरी हम क्लोज कर दिया, तो क्लोज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, और कभी भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो उस पर एक फोर्स लग जाता है QE, इस QE फोर्स के कारण इसमें वेलोसिटी आ जाएगा। शुरू में वेलोसिटी क्या था? तो शुरू में वेलोसिटी 0 था, लेकिन जैसे ही 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इसके पास वेलोसिटी आ गया। वेलोसिटी आने का मतलब है कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गया।
क्योंकि बॉडी में जब वेलोसिटी आता है तो उसके पास एक एनर्जी आता है, काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी जो आया है, काइनेटिक एनर्जी कब आया? जब इस पर वर्क डन हुआ। बिना वर्क किए हुए बॉडी का काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो सकता है। 11 में एक टॉपिक था वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मान लो नहीं पढ़े हो तो शुरू से मैंने बोला है, कभी भी एनर्जी निकालना है तो वर्क डन निकाल लो। आप जो भी काम करते हो वही आपका एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एनर्जी इज नथिंग बट इट इज द अप्लाइड वर्क डन। आप जो भी वर्क डन करोगे दैट कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। और वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है। और वर्क डन, ये जो चार्ज इनटू पोटेंशियल है, यही वर्क डन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। तो आप सोचो, आप एक इलेक्ट्रॉन को कितना वोल्ट अप्लाई किए? 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट अप्लाई करने पर पोटेंशियल डिफरेंस एक इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी में इतने का चेंज आ गया। काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv² का चेंज आ गया जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का अप्लाई किया गया। और यही जो काइनेटिक एनर्जी वो गेन किया, दिस काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर समझो, मान लो कि ये कंडक्टर का निगेटिव साइड है और ये कंडक्टर का पॉजिटिव साइड है। ये पॉजिटिव साइड है, ये निगेटिव साइड, और हम इलेक्ट्रॉन है। पहले जब ये निगेटिव पॉजिटिव नहीं था, हम फ्री थे, यहां वहां घूम रहे थे, रैंडम मोशन था, हम जहां तक टकरा वकरा के वही, डिस्प्लेसमेंट 0 था, मेरा वेलोसिटी 0 था। लेकिन जैसा ही तुम बैटरी अप्लाई कर दिए, जैसा ही तुम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिए, मेरे पे फोर्स लगने लगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और फोर्स लगने लगा और हम मूव करने लगे, तो मेरे पास वेलोसिटी आया। मतलब हम एनर्जी गेन कर लिया। काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? एनर्जी। तो हम जो एनर्जी गेन किया, क्यों गेन किया? 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिए। तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर काइनेटिक एनर्जी जितना एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफिनीशन होगा द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, the amount of energy gained by an electron when a potential difference of 1 volt is applied across it। आपका भी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन भी आया था कि एक इलेक्ट्रॉन को जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं तो ऑप्शन था उसमें एक 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा, टिक मार देना था। क्वेश्चन में ही आंसर था। एक इलेक्ट्रॉन को जब 1 पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट में रखेंगे तो जो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, दैट काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड इफ वी कन्वर्ट दिस काइनेटिक एनर्जी इनटू जूल, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 जूल। कुछ नहीं, यहाँ पे चार्ज का वैल्यू डाल दो, चार्ज का वैल्यू, चार्ज इंटू पोटेंशियल, वर्क डन, वर्क डन का यूनिट जूल होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 जूल। तो मैंने आपको बताया कि एक इलेक्ट्रॉन को जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो जो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, दैट गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अभी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल नंबर ले रहे हैं, जिसमें मैंने बोला कि ये जो कंडक्टर है, इससे इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है तो कम से कम 30 यूनिट का एनर्जी देना होगा, या 30 से ज्यादा, कम से कम तो 30। और जो कम से कम एनर्जी चाहिए, इस एनर्जी का एक स्पेशल नाम है वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन एक तरह का एनर्जी है, तो यूनिट जूल भी होगा और इसका अदर यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होगा। अब इसको हम एनर्जी कितना तरह से दे सकते हैं? तो इसको एनर्जी बहुत तरह से दिया जा सकता है, जिसमें एक तरीका है हम नीचे में हीट एनर्जी सप्लाई कर देंगे।
नीचे में हम कोई हाई टेम्परेचर वाला फ्लेम को रख देंगे, फ्लेम आग, कोई हाई टेम्परेचर वाला फ्लेम को रख देंगे, हम इसको गर्म करेंगे। अगर हम जो गर्म कर रहे हैं वो 30 या उससे ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएगा। और गर्म करके जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन। When the electrons are emitted from the metallic surface on heating it is called thermionic emission। और इस दौरान जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उस इलेक्ट्रॉन को एक स्पेशल नाम दे देते हैं थर्मल इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ही है बस, क्योंकि हीटिंग करके बाहर आया है तो थर्मल इलेक्ट्रॉन्स बोलो या थर्मी आयंस बोलो। एक तो इलेक्ट्रॉन को निकालने का ये तरीका है कि इसको गर्म कर दो। इलेक्ट्रॉन को निकालने का दूसरा तरीका है कि आप हाई वोल्टेज का बैटरी अप्लाई कर दो, लगभग 10 का पावर 7 वोल्ट पर मीटर। मतलब 1 मीटर का लंबाई अगर हो तो 1 मीटर के लंबाई में 10 का पावर 7 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दो। आप इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो, 10 का पावर 7 वोल्ट पर मीटर। आपको पता है इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे आप तो करंट भी बहुत हेवी जाएगा, और करंट ज्यादा जाएगा तो कंडक्टर गर्म हो जाएगा, और डेफिनेटली कंडक्टर गर्म बहुत ज्यादा हो गया और अगर उसको इतना एनर्जी मिल गया तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो एक तरीका था हीट करके और एक तरीका है हाई बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके। बहुत ज्यादा वोल्टेज का बैटरी लगा दो, ज्यादा वोल्टेज का बैटरी लगा दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हाई हो जाएगा। और इस प्रोसेस को बोलते हैं फील्ड इमिशन। इलेक्ट्रिक फील्ड से ये वर्ड निकल के आया है फील्ड इमिशन, या इसी को बोलते हैं कोल्ड कैथोड इमिशन। कोल्ड कैथोड इमिशन, इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है और जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया है इसको सिंपली इलेक्ट्रॉन्सी कह देते हैं, कोई अलग से नाम नहीं दिया गया। तो एक तो तरीका था थर्मियोनिक इमिशन, दूसरा तरीका है फील्ड इमिशन या कोल्ड कैथोड इमिशन। तीसरा तरीका सुनो, मान लो मेरे हाथ पे यहाँ पे कॉस्को का बॉल रखा हुआ है और दूसरा बॉल इस हाथ में है, हम कस के मारेंगे, ये बॉल जाकर टकराएगा, अपना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, ये जो बॉल है उछल जाएगा। जो हाथ पे बॉल रखा था वो बाहर आ सकता है, आ जाए कोई जरूरी नहीं है लेकिन आने का चांस है। या जमीन पर ही बॉल रखा हुआ है, यदि आप पिट्टो खेलते हो, ईंटा पे ईंटा रख करके जो खेलते हो, आप बॉल से मारते हो, कभी कभी वो ईंटा पूरा उछल जाता है, उछल के दूर गिर जाता है, कभी वहीं पे गिर जाता है। तो अगर वैसे मोमेंटम ट्रांसफर हुआ तो इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टर के सरफेस से बाहर आ जाएगा। कैसे हम बाहर ला रहे हैं इस बार हम जो है ना वो हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स का बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं, खूब हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स गिरा रहे हैं, जबरदस्त एनर्जी वाला। और ये इलेक्ट्रॉन जब अंदर के इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो हो सकता है कि अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर चला है, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर चला है। तो हम क्या करा रहे हैं, तो हम करा रहे हैं बमबारी। बमबारी का अंग्रेजी होता है बॉम्बार्डमेंट, बॉम्बार्डमेंट ऑफ हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स, बहुत हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को गिरा रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसको बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और जो इलेक्ट्रॉन निकल गया इसको बोलते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, जो जा रहा है वो प्राइमरी, जो निकल गया वो सेकेंडरी, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन। ये तीसरा प्रोसेस है।
पहला था मेरा थर्मियोनिक इमिशन, दूसरा था मेरा फील्ड इमिशन, और तीसरा है मेरा सेकेंडरी इमिशन। ये जितना भी टर्म हम नाम ले रहे हैं, इनके बारे में डिटेल स्टडी फिलहाल नहीं करना है, बस अभी नाम सुन लेना है, पढ़ लेना है। बोले क्वेश्चन कैसा आएगा, तो एग्जाम में सवाल आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द प्रोसेसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन, ये सब नाम दिया रहेगा, टिक मार देना। थर्मियोनिक इमिशन है, फील्ड इमिशन है, सेकेंडरी इमिशन है, मतलब कोई तरह से भी इमिशन है इलेक्ट्रॉन का, आपको देना क्या है, आपको एनर्जी सप्लाई करना है, वर्क फंक्शन या उससे ज्यादा। अब चौथा तरह का जो इमिशन बताने जा रहे हैं, वही आपका पूरा चैप्टर है, वही आपको डिटेल में पढ़ना है, वही आपको अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसको डिस्कस किया जाएगा 5 नंबर में। तो देखिए यहां ध्यान से, अब हम क्या कर रहे हैं, सारे कहानी को दोबारा बता रहे हैं, बस एनर्जी देने का तरीका चेंज होगा। इसमें कम से कम कितना एनर्जी देना है, तो आपको बोल चुके हैं कि 30 मान लो, हम मान लिया 30 यूनिट, एक नंबर ले लिया। अलग अलग मटेरियल का इसका वैल्यू अलग अलग होगा। आप सबको पता है कि लाइट के पास भी एनर्जी होता है। अब यहां से कहानी को समझने के लिए आपको मेरा एक वीडियो देखा हुआ होना चाहिए, जो लगभग 38-40 मिनट का है, लाइट एनर्जी वाला, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट एनर्जी। वो आपके दिमाग में पूरा कहानी बैठा हुआ होना चाहिए। उसमें बताया था मैंने डिटेल में कि लाइट एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी है वही डिसाइड करता है उसका एनर्जी, और फ्रीक्वेंसी वो प्रॉपर्टी है लाइट का जो बदलता नहीं है। तो वो सारा वीडियो आपके यहाँ सेट होना चाहिए कि लाइट एनर्जी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो इस तरह से ट्रैवल करता है, और ये जो दूरी तय किया ये वेवलेंथ होता है, ये एक टाइम पीरियड होता है, और ये c स्पीड से चला, और डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, c इंटू टी, और टाइम का रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो जाएगा c बाई लैम्डा। अब फ्रीक्वेंसी लाइट का वो प्रॉपर्टी है जो हमेशा कांस्टेंट रहता है। एक पार्टिकुलर लाइट के लिए फ्रीक्वेंसी का वैल्यू फिक्स होता है। अगर आपका स्पीड घट जाएगा, मान लो पानी, हवा से अगर पानी में लाइट चला गया, स्पीड घट जाएगा, तो वेवलेंथ भी अपने आप को घटा लेता है। इस तरह से वेवलेंथ अपने आप को घटा लेता है ताकि फ्रीक्वेंसी के वैल्यू में कोई चेंज ना आए। अगर स्पीड बढ़ गया तो वेवलेंथ भी अपने आप को बढ़ा लेगा ताकि फ्रीक्वेंसी के वैल्यू में चेंज ना आए। तो इसका एक अलग सा वीडियो है जो आप अलग से देख लोगे। अगर नहीं देखे हो और वीडियो आप देख रहे हो रिवीजन के दौरान, तो आप यहां से पॉज कर लो, पहले वो लाइट एनर्जी का जाके वीडियो देख के यहां से कंटिन्यू करो। तो देखो यहां ध्यान से, तो उसमें बताया गया था कि जो एनर्जी ऑफ लाइट है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी आपको पता है 1 सेकंड में जितना चक्कर मार रहा है। फिर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का अलग वीडियो है, वो सब बेसिक है, एनी टाइम यहां होना चाहिए। नहीं देखा है देख लो। तो लाइट का जो एनर्जी है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं कांस्टेंट एच, एच को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.63 का पावर -34 जूल सेकेंड, जूल सेकेंड, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो लाइट का अगर आपको फ्रीक्वेंसी हम बता दें तो आप एनर्जी खट से निकाल दो, मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। लाइट का अगर हम फ्रीक्वेंसी बता दें कि किसी लाइट का फ्रीक्वेंसी 2 इंटू 10 का पावर 14 हर्ट्ज है, उसका एनर्जी बताओ, बस एच और न्यू से मल्टीप्लाई, एच न्यू मल्टीप्लाई कर दो, उसका एनर्जी निकल जाएगा। हम क्या कर रहे हैं यहां पर, ये जो वैल्यू है ये हम बोल रहे हैं, आप इसको थोड़ा देर के लिए क्या मान लो, 6 मान लो, 6, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए,
क्योंकि जैसे आपको हम बोल देंगे फ्रीक्वेंसी 5 है, एनर्जी बताओ, आप इसको लेके मल्टीप्लाई करोगे, टाइम लग जाएगा। एग्जाम में तो वही लेके करना है, लेकिन समझने के लिए भी क्या है, तुरंत मल्टीप्लाई करो 6 लेके, 6 पचे 30। फिर बोल रहे हैं 6 लेके कभी न्यूमेरिकल सोचना भी मत। 6 लेके इसलिए बता रहे हैं कि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए आपको, आप अपने आप को सिखा सको इस पल, इसलिए हम वहां पे एक नंबर 6 ले लिया। तो चलो अब बोल रहे तुमसे इस लाइट का फ्रीक्वेंसी 3 है। अगर इसका फ्रीक्वेंसी 3 है और ये लाइट एनर्जी इस पर गिर रहा है, तो मैं पूछूं कि कितना एनर्जी इंसिडेंट कर रहा है, तो बोलेंगे एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू। एच आप बोला 6 मान के चलो, और फ्रीक्वेंसी आप 3 दिया है, 18 आ गया। मुझे इतना बता दो कि इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा या नहीं? इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। अगर सोचो ये एक लाइट ना हो करके 2 लाइट ले ले, ऐसा ऐसा, तो 18 इसका इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा कि नहीं? नहीं आएगा। याद रखना, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि 3-4 फोटोन मिलकर बोलेगा हम तो अब बड़े हो गए 30 से, आके निकाल देंगे। 4 लोग मिलकर के एक को नहीं निकालेगा। इसका लॉ है एक फोटोन का इंटरेक्शन एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ होगा। ऐसा एग्जाम में कंफ्यूज करेगा कि चलो उसका फ्रीक्वेंसी कम, एनर्जी कम, तो 2 लोग मिलकर निकाल देगा, बोलेंगे नहीं, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन। ऐसा ऐसा 100 लोग भी आ जाएगा तो ये एक के साथ एक ही मिलेगा, वो इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाएगा। तो हम लोगों ने समझा कि 3 यूनिट वाला फ्रीक्वेंसी काफी नहीं है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो अब आप सोचो कम से कम कितना फ्रीक्वेंसी लें कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए? तो बोलेंगे तो आप 6 मान कर चलने के लिए बोला है, तो अगर हम फ्रीक्वेंसी 5 ले लेंगे तो 6 पचे 30, मेरा काम बन जाएगा। 5 से कुछ भी कम फ्रीक्वेंसी लेंगे, आंसर 30 से कम आएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। इसका मतलब हम आपसे एक सवाल किया कि कम से कम कितना फ्रीक्वेंसी वाला सोर्स लो, तो आप लोगों ने जवाब दिया कि कम से कम मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो सोर्स लेना है वो 5 वाला होना चाहिए फ्रीक्वेंसी, क्योंकि 5 फ्रीक्वेंसी वाला अगर होगा तो इसका जो एनर्जी है एच न्यू 6 × 5, ये आपको 30 आ जाएगा। और एनर्जी अगर 30 आ गया तो इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल सकता है। निकल जाए कोई जरूरी नहीं है, निकल सकता है। अगर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अंदर रैंडमली मूव करता रहता है, अगर इलेक्ट्रॉन का हेड यहां पे रहा तब इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाएगा। हो सकता है इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा था और तब यह एनर्जी मिला तो और अंदर घुस जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन निकल जाए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन निकलने का चांस बन रहा है। और इलेक्ट्रॉन को जो बाहर निकाला, इलेक्ट्रॉन को जो, अच्छा कोई भी फ्रीक्वेंसी देंगे तो बाहर निकल जाएगा कि सुटेबल फ्रीक्वेंसी से बाहर निकलेगा? बोलो, जब इलेक्ट्रॉन को मेटालिक सरफेस से बाहर निकालें, लाइट एनर्जी का इंसिडेंट करा के ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, तब इस प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहा जाता है। और इस प्रक्रिया को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह देते हैं, इस फेनोमेनन को। तो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन? बोलो, द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक सरफेस when light of suitable frequency is incident on it. Very simple. सुटेबल फ्रीक्वेंसी के लाइट को जब मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट कराएंगे, तब जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, इस प्रोसेस को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहते हैं। फोटो चौथा तरीका हुआ ये इलेक्ट्रॉन को निकालने का, और इसी के बारे में डिटेल करना है हम लोगों को।
अभी तो सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है, लैंग्वेज से रूबरू कराया जा रहा है। जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा इसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, इसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर आके अगर किसी तरह चलने लगे तो इलेक्ट्रॉन के चलने से करंट पैदा होगा, और जो करंट पैदा होगा उसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, उसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। अगर हम ऐसा व्यवस्था कर दें कि इलेक्ट्रॉन बाहर आने के बाद भागने लगे किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में, चार्ज का फ्लो होने लगे, तो इस इलेक्ट्रॉन से जो चार्ज का फ्लो होगा उससे जो करंट पैदा होगा उस करंट को फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आई पॉ पर पी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोगों ने समझा इस पूरे बोर्ड पर कि कम से कम फ्रीक्वेंसी 5 होना चाहिए। जब फ्रीक्वेंसी कम से कम 5 लेंगे तो एनर्जी भी अपने कम से कम वैल्यू पे रहेगा, और कम से कम वैल्यू ऑफ एनर्जी को एक नाम दिया गया था। कम से कम वैल्यू ऑफ एनर्जी को एक नाम दिया गया था कि तुम्हारा नाम वर्क फंक्शन है, तुम्हारा नाम वर्क फंक्शन है। तुम वो मिनिमम एनर्जी हो जिसको देंगे तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि वर्क फंक्शन इक्वल टू एच इंटू, और ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है इसको भी एक नाम दे दिया गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो देखो एक टर्म मैंने फिर इंट्रोड्यूस कर दिया, एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था वर्क फंक्शन, एक टर्म इंट्रोड्यूस किया फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, और एक टर्म और इंट्रोड्यूस कर दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कोई अजूबा नहीं है, ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसका रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। इससे कम फ्रीक्वेंसी अगर देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। और इस वर्क फंक्शन को हम लोग इंडिकेट करते हैं फाई नॉट से या डब्ल्यू नॉट से, इक्वल टू, ये हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट से इंडिकेट करते हैं। तो मेरे को यहां से वर्क फंक्शन का एक फॉर्मूला चला आया एच न्यू नॉट, ये भी बिहार बोर्ड में टिक मारने के लिए दे देता है। एच न्यू नॉट वर्क फंक्शन का एक फॉर्मूला चला आया, कुछ नहीं, सिंपल सा बात है। मिनिमम एनर्जी के लिए फ्रीक्वेंसी भी इसका मिनिमम है, मिनिमम एनर्जी मिनिमम फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन। तो देखो यहां ध्यान से, तो हम एनर्जी दिया 30 या 30 चाहिए था, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया लेकिन इसके पास वेलोसिटी कितना हो गया 0, काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया 0, वेलोसिटी भी 0 हो गया, एनर्जी बचा ही नहीं, सब तो खर्चा हो गया वहीं। लेकिन चलो इसी चीज को अगले पेज में फिर हम लोग आगे बढ़ाते हैं, देखोगे ध्यान से। ये एक मेटल ले लिया जिसका वर्क फंक्शन, अभी जो मिनिमम एनर्जी लिख रहे थे उसका एक नाम दे दिया हम वर्क फंक्शन। इसका वर्क फंक्शन मान लो 30 यूनिट है, और हम एक लाइट के सोर्स को रखा यहां, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 7 ले लिया। डेफिनेटली इस लाइट के सोर्स से लाइट एनर्जी गिर रहा होगा, लाइट एनर्जी गिर रहा होगा। E इज इक्वल टू एच न्यू, एच 6 मान के चलने के लिए बोला है, और फ्रीक्वेंसी मैंने दिया है 7। तो इसका मतलब इस बार तुम्हारे पास 42 यूनिट का एनर्जी है 42 यूनिट का एनर्जी, और चाहिए 30। इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा कि नहीं आएगा? इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। लेकिन एक बात याद रखना, जो एकदम सरफेस पर होगा, एकदम यहां पर, वो ज्यादा एनर्जी से बाहर आएगा, और जो थोड़ा इधर होगा वो कम एनर्जी से बाहर आएगा। जो थोड़ा और इधर होगा, क्योंकि इतना को क्रॉस करने में भी एनर्जी लगेगा ना, तो अलग अलग फैक्टर होता है, उसके बारे में पढ़ना नहीं है। लेकिन ये जानना चाहिए कि सारा इलेक्ट्रॉन एक तरह की एनर्जी से बाहर, लेकिन एक बात कंफर्म है कि ज्यादा से ज्यादा जो उसके पास एनर्जी बचेगा, जिसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो, वो 12।
क्योंकि 30 खर्चा हो गया, 42 में 30 खर्चा होगा तो बचेगा 12। ये अलग बात है 10 वाला भी पॉसिबल होगा, ये अलग बात है 2 वाला भी पॉसिबल होगा, ये अलग बात है कि कोई निकल के रुक गया होगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो वैरी करेगा फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम। तो फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम लैंग्वेज में तो बोल दिया, लेकिन जितना भी न्यूमेरिकल बनाएंगे वो सब सिर्फ मैक्सिमम को लेके आगे पढ़ेंगे। ये सिर्फ थ्योरी के लिए है कि जीरो टू मैक्सिमम। मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि सारा इलेक्ट्रॉन सेम काइनेटिक एनर्जी से नहीं निकलता है, लेकिन इतना कंफर्म है कि 12 से ज्यादा किसी का नहीं होने वाला है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी के पांव पर मैक्स लिखा होता है कि हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को लेके चलेंगे। तो बताओ इस पूरे कहानी में तुमको क्या दिखा? तो बोलेंगे दिखना क्या है सर, 42 एनर्जी था, 30 खर्चा हो गया, 12 बच गया ज्यादा से ज्यादा, यही तो है। और ये जो एनर्जी हम दिया है ये 2 हिस्सा में डिवाइड हुआ, वर्क फंक्शन में, और उसके बाद जो बचा वो ज्यादा से ज्यादा 12 का काइनेटिक एनर्जी में। और जो एनर्जी हम दिया है वो जाहिर सी बात है एच न्यू है, और वर्क फंक्शन तो एच न्यू नॉट है, और प्लस काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv स्क्वायर, तो मैक्सिमम वाला पकड़ रहे हैं। तो आपको ध्यान देना होगा यहाँ 2 फ्रीक्वेंसी है और दोनों में फर्क है। ये वो फ्रीक्वेंसी है जो आप सप्लाई कर रहे हो, और ये थ्रेशोल्ड है जो फिक्स है। अब आप सोचो कि अगर आप यहां सप्लाई 10 का करोगे तो 10 छके 60, तो ये 60 हो जाएगा, तो क्या इसका वैल्यू बढ़ जाएगा? नहीं, तो बोलेगा भैया हमको कम से कम 5 फ्रीक्वेंसी वाला चाहिए, तो ये 5 का 5 ही रहेगा, ये फिक्स है। और ये आपके मर्जी पे आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। तो इसका मतलब क्या दिख रहा है बोर्ड पे? दिख रहा है बोर्ड पे कि हम जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, लाइट एनर्जी, वह 2 हिस्सा में टूट रहा है। एक हिस्सा वर्क फंक्शन में जा रहा है और बाकी का हिस्सा काइनेटिक एनर्जी में जा रहा है, और इसी को कहा जाता है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। वो कुछ अलग नहीं होता है, इट इज द आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, कि जो आप एनर्जी दे रहे हैं वो 2 हिस्सा में डिवाइड हो रहा है। अगर आप इसको थोड़ा इधर लेकर के आ जाओ, तो आप इसको इधर लेकर के आ जाओगे तो ये हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू के मैक्स। एच कॉमन ले लो, ये हो जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू के मैक्स। आपका जो फ्रीक्वेंसी है ये याद रखना, या तो थ्रेशोल्ड के बराबर हो या उससे बड़ा हो, क्योंकि अगर आपका ये फ्रीक्वेंसी इससे छोटा हो गया, ये फ्रीक्वेंसी छोटा हो गया इसके मुकाबले, तो आंसर निगेटिव आ जाएगा। एंड काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी निगेटिव। निगेटिव आने का मतलब ही है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आपका जो अप्लाई कर रहे हो फ्रीक्वेंसी, या तो ये 5 हो या 5 से ज्यादा हो, उससे कम फ्रीक्वेंसी वाले पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। सबूत का है, सबूत यहां है, काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी निगेटिव। तो इसके अलावा अगर इसको कुछ और फॉर्म हम देना चाहें तो आइए देते हैं, लेकिन उस फॉर्म को देने से पहले आप फिर याद करो कौन कौन सा टर्म पढ़ाया। वर्क फंक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब एक टर्म और पढ़ा देते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और बच्चा अक्सर इसमें गलती करता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। आराम से एकदम समझो, कुछ हड़बड़ाना नहीं। तो बोलेंगे सर एनर्जी का मिनिमम वैल्यू जब होगा तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी अपने मिनिमम वैल्यू पे है, उससे कम फ्रीक्वेंसी कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। और आप सब जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी होता है सी बाई लैम्डा। जब ये मिनिमम है इसका मतलब है कि लैम्डा मैक्सिमम है। और इसका मतलब समझा देते हैं मैक्सिमम कैसे हुआ। एक तो है कि मैथमेटिकली क्लियर है। मैथमेटिकली क्या क्लियर है कि न्यू इक्वल टू होता है सी बाई लैम्डा। तो ये जब मिनिमम वैल्यू पे है तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगा मैथमेटिकली। ये जितना बड़ा होगा ये उतना छोटा होगा। लेकिन थोड़ा फिजिक्स के टर्म में समझते हैं आराम से। तो बोलो ये कम से कम कितना चाहिए एनर्जी? 30 एच इंटू सी। अब मान लो लैम्डा का वैल्यू कुछ भी है, मान लो लैम्डा का वैल्यू 10 है, और ये सॉल्व करने पर
मेरे को 30 आ जा रहा है, मान लो ये सॉल्व करने पर मेरे को 30 आ जा रहा है। अब सोचोगे अगर हम इस वेवलेंथ को 10 से बढ़ा दें, जैसे मान लो इसका वैल्यू ले लेते हैं, ऊपर में 300 और नीचे में है 10, तो 30 आ जाएगा। हम फिर बोल रहे हैं H इंटू सी 300 होता है ना, H होता है 6.63 10 का पावर -34, C होता है 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये सब तुमको समझाने के लिए कि नंबर डाल के समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। न्यूमेरिकल में जो होता है वही यूज करेंगे। तो चलो ये 300/10 ये 30 होगी। सोचो अगर हम ये 10 से बढ़ा के 11 कर दें तो 300/11 आंसर 30 आएगा या 30 से कम आ जाएगा? तो बोलेंगे 300/11 बिल्कुल 30 से कम, और 30 से कम आने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। इसका मतलब है कि 10 से बड़ा वैल्यू ले ही नहीं सकते हो। इसके लिए बोल रहे थे कि 5 से छोटा वैल्यू नहीं ले सकते हो, 5 ले लो या 5 से बड़ा 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 जितना बड़ा ले लो। और इसके लिए बोल रहे हैं 10 लो या 10 से छोटा 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 लो तो इमिशन हो जाएगा, बड़ा बड़ा लोगों तो इमिशन नहीं होगा। दिमाग में कि हम लोग बैठा रहता है जितना बड़ा उतना अच्छा, ये सोच में नहीं करते कि अच्छाई बड़ा कर रहे हैं कि बुराई बड़ा कर रहे हैं, बस जितना बड़ा उतना अच्छा हो जाएगा। तो यहां तो बड़ा करने पर आपका एनर्जी घट जा रहा है, मिनिमम से भी कम चल जा रहा है। इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम वेवलेंथ है। इससे बड़ा वेवलेंथ अगर कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आने वाला नहीं है। 11 कर दो, 12 कर दो, 15 कर दो, 20 कर दो, और गड़बड़ाता जा रहा है कहानी। हाँ इसे छोटा कर दो, 9 कर दो, 8 कर दो, 5 कर दो, मतलब 5 कर दिया तो 300/5 तो 60 आ जाएगा। और बढ़िया चाहिए था 30, हाई मेरे पास 60 वाला। तो हम छोटा कर सकते हैं 10 से, और जितना छोटा करेंगे वेवलेंथ उतना ज्यादा बढ़िया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से बाहर आएगा। और जितना बड़ा कर देंगे गड़बड़ाता जाएगा। इसका मतलब बोल सकते हैं कि 10 इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, 10 इज द मैक्सिमम वेवलेंथ जिस पर इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, और इससे ज्यादा करने पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। एंड दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी में डिफाइन किया द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में डिफाइन करेंगे द मैक्सिमम वेवलेंथ which is required for the photoelectric emission. Above this wavelength photoelectric emission will not take place. मतलब इससे ऊपर वाला चल जाएंगे वेवलेंथ तो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन होने वाला नहीं है। एंड दिस वेवलेंथ इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। उम्मीद है आप लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ समझा होगा। इट इज नथिंग, इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ। तो हम लिख सकते हैं मिनिमम एनर्जी को फाई नॉट एससी, और इसको लिख सकते हैं लैम्डा नॉट एससी by lambda naught, where lambda naught is the threshold wavelength। तो चलो एक बार फिर फ्रेश पेज कर लेते हैं और सोचते हैं कि पढ़ा क्या। तो हम लोगों ने यही पढ़ा कि जो एनर्जी देंगे वो दो हिस्सा में बटेगा, वर्क फंक्शन में, और अगर बच गया तो काइनेटिक एनर्जी में। और एनर्जी जो देंगे वो एच न्यू, वर्क फंक्शन जो होता है वो एच न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी मैक्स। काइनेटिक एनर्जी मैक्स को हम लोग लिख सकते हैं, न्यू को इधर लाएंगे तो एच कॉमन हो जाएगा। और आप सब जानते हैं कि न्यू जो है वो सी बाई लैम्डा होता है, और ये सी बाई लैम्डा नॉट हो जाएगा, ये सी बाई लैम्डा नॉट। सी कॉमन निकाल लेंगे, ये 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट। और ये कैलकुलेशन में थोड़ी कोई दम होता है, मेन तो कॉन्सेप्ट है जो आप सुन रहे हो, ये आ जाएगा लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा, लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा। लैम्डा नॉट वो मैक्सिमम वैल्यू है, अगर इसके नीचे चल जाओगे तो निगेटिव आंसर आएगा, निगेटिव तो काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल ही नहीं है। ये मैक्सिमम वैल्यू है वेवलेंथ का, जिससे तुम्हारा इमिशन पॉसिबल है। अबव दिस इमिशन पॉसिबल नहीं है। और इसी पूरे कहानी को हम लोग कहते हैं आइंस्टीन्स
फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अगर देखा जाए तो मैंने इस चैप्टर में बहुत कुछ नहीं पढ़ाया है, मैंने इस चैप्टर का अभी तक इंट्रोडक्शन दिया है। इतना बात आपके दिमाग में होना चाहिए, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तब आपको आगे ये चैप्टर फिर समझ में आएगा। तो इतना हिस्सा को पहले सेट कर दो। इसको सेट करने के लिए दो वीडियो इंपॉर्टेंट, एक लाइट एनर्जी के कॉन्सेप्ट वाला और दूसरा फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड वाला वीडियो। ये दोनों कवर अप करने के बाद, दोनों छोटा छोटा वीडियो इसको पे कवर अप करोगे, रत्ती बराबर भी कहीं दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद भी होता है तो मोस्ट वेलकम टू मी। ठीक है।